अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 80 की दिहाई और अगस्त के गर्म दिन का सूरज सवा नेज़े से ढल चुका था। सुबह से ही गहमा गहमी थी और अब मगरिब के बाद ही ढोल बाजे बज रहे थे। लड़कियां सज रही थीं। दिन तो ढल गया लेकिन दुल्हन वालों के घर रात रंगो नूर और खुशबू की बारिश में नहा गए। किरण से सजे जरतार रेशमी आंचल सहन में बिखर गए। मेहंदी की खुशबू में बसे चूड़ियां खनखनाते हाथ जब फिसलते दुपट्टों को सर पे सीधा करते तो अंदर बाहर आते जाते मर्दों के दिलों में बजता जल तरंग चूड़ियों के साज का हमनवा हो जाता और नहीं कहीं अनकही धुनें बिखर कर हवा में तहलील भी हो जाती और मंजिल तक भी पहुंच जाती। बल्ले बल्ले नीमाद ये मोमबत्ती है। इन बहुत सी हम आहंग आवाज़ों में एक आवाज़ उसकी भी थी जो माँ की मोमबत्ती तो थी ही लेकिन शमे महफिल बन जाना भी खूब जानती थी। जिसकी गर्दन में सरिया फिट था, क्यों ना होता। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। नाज़ो अदा तो उस पे ख़त्म था जैसे। हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है लेकिन उसको 4 चांद पैसा लगाता है तो उसके नाज़ो अंदाज की चमक दमक ही निराली थी। हंसते हुए जब तान लगा कर वो ढोलक पीटती तो नौजवान उसे पलट कर देखते। उनकी धड़कनें सिरक कर फिसल सी जाती रेशम की हर अदा पर। मेहंदी की रौनक अरूज पे थी कि खाना खोल दिया गया। औरतों के खाने का इंतज़ाम छत पे और मर्दों का बाहर किया गया था। रेशम जाकर अपने अब्बा से कह दे खाने के बाद चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी तो सारी रात ढोलक बजेगी, फिर सरवत बाजी भी तो कल रुखसत हो जाएंगी। बस आज ही की रात है, मुझे नहीं जाना। रेशम ने हलीम चावल की प्लेट अम्मा को दी। बस रेशम, तेरी ही जिद पे सुबह से यहाँ हूँ, वरना इस छोटे से घर में मेरा तो दम घुट रहा है। बस अपने अब्बा को कह दे जाकर। और तौबा, ये खाना दिया इन्होंने। अब अम्मा ने नाक भूं चढ़ाकर खाना शुरू कर दिया। बददिली से रेशम उठी क्योंकि अम्मा भी अपने नाम की एक थी। यही शुक्र था कि वो शादी में शिरकत कर रही थी। ताई से तो कभी बनी नहीं थी लेकिन ज़्यादा कसूर ताई का इसलिए भी निकलता था कि ताया की हैसियत उनसे कम थी। वरना रेशम और अब्बा का कितना दिल था कि सरवत बाजी की शादी उनके मंझले भाई से हो जाती। बुरे बुरे मुंह बनाती वो इन्हीं सोचों में उलझी तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी कि उसका रेशमी आंचल सीढ़ियों के साथ लगी लोहे की ग्रिल से उलझ गया। बेध्यानी में 2 3 4 सीढ़ियां उतर गई तो आंचल तार तार होने को ही था। ऐन उसी वक्त खाकान अपनी वालिदा को बुलाने सीढ़ियां चढ़ते तेजी से ऊपर आया। रेशम जो पलट के अपना दुपट्टा खींचने ही वाली थी तो उसने ये मौका गनीमत जाना और तेजी से उसके पास से गुजरकर रेशम के उलझाव को सुलझा दिया। वो रेशम से 3 सीढ़ियां ऊपर उसका पल्लू थामे झुका था और रेशम का खफा खफा सा रुखे रोशन ग्रिल से लगे बर्क की कमकमों से जगमग कर रहा था। पसे मंजर में खाली सहन था जहां मेहंदी और फूलों के थाल और ढोलक थे तो ऊपर आसमान पर 13वीं का चांद। सैयदजादा कैद क्यों करना हो जाता। रेशम ने जब उसे पल्लू पकड़कर तकते देखा तो अपने मेहंदी लगे अंगूठियों से सजे हाथ से खुद ही अपने आंचल को खींचना चाहा लेकिन पल्लू भी तो सैयदजादे के हाथ पे लिपटा ही चला गया। ये वही लम्हा था जब उनकी आंखें चार हुई और दिलों की धड़कनों ने एक होकर ऐसी धुन पर रोई जो उनको बांध गई, जो उनके सिवा कोई ना सुन सका। उस वक्त तो रेशम धड़कते दिल के साथ पलट गई लेकिन फिर बारात वाले दिन आंखों की गुस्ताखियां अरूज पे रहीं। वो चोरी चोरी खाकान को देखती रही तो खाकान ने भी उसे नज़रों के हसार में रखा। घर के अंदर बाहर सब काम खाकान ही देख रहा था। रेशम के ख्यालों में तो शायद कब से वो था लेकिन खाकान की नज़रों में वो अब आई थी। इर्द गिर्द कितने ही लोग थे जो उसकी एक निगाह के मुंतजिर थे। वो अपनी अहमियत और हुस्न से खूब वाकिफ थी लेकिन क्या करती अपने दिल का जो खाकान का नाम सुनते ही सर पर दौड़ता था। जब जब सरवत बाजी कहती थी खाकान भाई से समोसे मंगवाते हैं, चलो तमसीला के घर चलें,
میں نے करोशिये का हुक्म मंगवाना था। खाकान भाई तो कब के ले भी आए। छत पे खड़े होकर सहन में लगे शहतूत के दरख्त से शहतूत तोड़ते, कभी मिट्टी की दीवार से टेक लगाए अचार या सूजी की टुकड़ियां खाते। वो खाकान को चोरी छुपे देखती थी। ताराबाजी सरबतबाजी के लिए तो खाकान भाइयों जैसा था, क्योंकि उनका सगा भाई बहुत छोटा था। ताई तो खाकान और तमसीला को जैसे अपने बच्चों की तरह ही समझती थी, और अल्लाह गवाह है, रेशम से भी ज्यादा उन्हें खाकान की बहन तमसीला अजीज थी। रेशम तो कभी एक आंख नहीं भाई थी उन्हें। बस तायाबा और सरबतबाजी थी जिनकी वो लाडली थी। उन्हीं की मोहब्बत उसे यहाँ उनके घर खींच लाती, या कभी खाकान को देखने की ख्वाहिश, वरना वो इस घर में कभी ना आती। शादी खत्म हुई और रेशम का दिल जैसे खाली हो गया। सरबतबाजी की रुखसती के साथ ही सब बहाने भी रुखसत हो गए। और फिर उस रोज जब वो कॉलेज के गेट से निकली तो उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। खाकान सामने दरख्त के साए तले खड़ा था। रेशम को लगा कि वहम है या फिर वो किसी काम से यहाँ आया है, लेकिन रेशम को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ा। सरबत आई हुई है कल से, तुम मिलने नहीं आई? मुझे पता ही नहीं था कि वो आई हुई हैं। आपको उन्होंने भेजा है? अपने दिल की धड़कन को काबू में करती रेशम बेयकीन सी थी। नहीं नहीं, मैं। खाकान ने सांस रोककर नजर उठाकर उसे देखा और नजर भर कर देखा। जो जुबाना कह सकी वो फसाना आंखों ने बयान कर दिया, और खूब किया। रेशम ने जो उसकी निगाहों में मोहब्बत की तड़प देखी तो नजरें झुका गई। मैं शाम को आऊंगी। झुकी नजरों और लबों पे मुस्कान बिखेरती वो पलट गई और खाकान की सांसें मुअत्तर होकर वापस लौट आईं। उसे जवाब मिल गया था। फिर बहुत से जवाब पयामे मोहब्बत की सूरत वो एक दूसरे को भेजते रहे। बस सवाल नहीं करते थे, क्योंकि सवाल अंदेशे लाते हैं। खाकान जब मोहब्बत की नज़में कहता तो धनक के रंग रेशम के चेहरे पे बिखर जाते। मोहब्बत की खुशबू फिर फजा में फैल जाती। लेकिन वही हुआ जो होता है, जो सांस सिर्फ मोहब्बत करने वालों के कानों में रस घोलते हैं। जो धुनें रेशम की नरमी और उसके राज की तरह पोशीदा होती हैं, वो खुशबू भी बन जाती हैं, हर तरफ बिखर जाती हैं, वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ उनको बदबू समझा जाता है। मेहंदी की रात से जो दोनों का सिलसिला चला तो साल भर बाद इस आंख मचोली का खेल अरूज पे पहुंचा तो वो दोनों पकड़े गए। रेशम, मैं क्या क्या सोचती रही तेरे लिए, और तूने उस टटपूंजियों को चुना अपने लिए। रेशम ने जब अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर माँ को देखा तो माँ की आंखें गजब ढा रही थी। अम्मा, वो मेरे दिल में बसता है, उसकी हैसियत का अंदाज़ा ठीक से नहीं लगा पाई आप। चटाख की आवाज़ भाभियों ने अपने कमरे के बाहर तक सुनी। रेशम के अंगारा होते गालों का तस्वुर ही उनके सीनों में ठंडक उतार गया। बाप भाई कसदन खामोश थे। उनका मान, उनका गरूर टूटा था, लेकिन रेशम की हड्डियां तोड़ना गवारा नहीं था उन्हें। उसका कॉलेज जाना तो बंद हो ही चुका था। इस पे अजाब भाभियों की शक्लें देखना था। कल तक भाइयों के सर चढ़ी रेशम जो उनके सरों पे चढ़कर नाचा करती थी, आज वो मज़े लेकर उसकी किरदार कुशी और अम्मा की तरबियत को रोंदती थी। बस फिर अम्मा भी बहुओं के सामने मैदान में आ गई। क्या हो गया, बच्ची ही तो थी उनकी लाडली, अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। फिर घर में रोज़ चिबले जंग बजता, रोज़ तमाशा लगता, और भाभियाँ जानकर ये तमाशा सहन में लगाती ताकि तमाशाई जमा हो सके। अम्मा ने कभी हार नहीं मानी थी, फिर इन बालिश भर की छोकरियों से कैसे हार मान लेती। लेकिन फिर जैसे अम्मा ढह सी गई इन बालिश भर छोकरियों के शोहरों के सामने, क्योंकि वो अपने बेटों को खुद शेर जवान कहती थी और अपने बेटों की गैरत व हमीयत के किस्सों से बहुओं को दबा के रखती थी, और उनके गुस्से का चर्चा भी वो उठते बैठते किया करती थी बहुओं के सामने। वो अम्मा के सामने तन गए, उन्हें रेशम अछूत लगने लगी थी और उनकी ज़ुबानें बीवियों की बोलियां बोलने लगी थी। अब्बा ने चुप साध ली थी, क्योंकि किस्सा ज़ुबानें ज़द आम होने लगा था। बस फिर एक ही हल था जो हर बाप के पास होता है। बड़े कमरे में हंगामी मीटिंग बुलाई गई। रेशम तो ज़िद की पक्की थी, वो तो पहले भी कमरे से नहीं निकली थी, क्योंकि बकौल उसके वो तो हक बजानी थी। भाभियाँ अलबत्ता जले पैर की बिल्ली की तरह सुन गुन लेने के लिए बेताब थीं। बस इसका रिश्ता ढूंढो, यहाँ से चली जाएगी तो लोगों की ज़ुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी।
मीटिंग बर्खास्त हो गई। भाइयों ने फुर्ती दिखाई और 3 दिन बाद रिश्ता भी ढूंढ लाए। रेशम भी इतनी बेखबर न थी। बड़े भतीजे की दौड़े गली की नुक्कड़ पे खाकान से शुरू होकर रेशम पे ख़त्म होती थी। भाइयों का लाया रिश्ता पक्का होता। इससे पहले सैयदजादा खाकान की वालिदा बेटियों के साथ मौजूद हुई। वो दिल पे पत्थर रखे ही लेकिन वो रेशम का रिश्ता मांग रही थी। अब्बा तो उठ के चले गए, लेकिन अम्मा ने अपने तय उन लोगों के साथ वो किया कि खाकान की 7 नस्लें याद रखनी। जब खाकान की माँ दहलीज पार कर रही थी तो रेशम की अम्मा की आवाज़ उनके कान फाड़ रही थी। क्लर्क की माँ होकर मेरी शहजादी का रिश्ता ले आई, ज़रा शर्म नहीं? पता नहीं लोग अपनी औकात कैसे भूल जाते हैं। चलो औकात तो भूल ही गए, अपने अकीदे का ही ख्याल रख लेते। लेकिन फिर रेशम ने अम्मा समेत सब घर वालों के साथ वो किया कि वाकई इनकी 7 नस्लों पे भारी पड़ने वाला था। कोर्ट मैरिज करने के बाद मैजिस्ट्रेट के दफ्तर से निकलकर जब रेशम तेज तेज कदमों से चलते सैयदजादा खाकान के पीछे चल रही थी तो उसकी चादर जंगले की बाड़ में अटक गई। उसने ध्यान नहीं दिया, बस खाकान के कदम से कदम मिलाना चाहती थी जो अपने दोस्तों के साथ तेज तेज चल रहा था। रेशम का पल्लू जंगले में अटक के फट गया। वो दिन सैयद घराने पर ताजियाना बन के उतरा था जब उनका इकलौता बेटा इस हाल में घर में दाखिल हुआ कि उसके हाथ में कोर्ट मैरिज के कागजात और उसके पीछे खड़ी लड़की बहू की चादर तार तार हो तो माओं की दुनिया अंधेर ही हो जाती है। खाकान के घर की बुनियादें भी हिल गईं। उसकी माँ बेगशी तारी हो गई। अब्बा, हम आपके पास आए हैं, हमारे सर पे हाथ रख दे या हमें घर से निकाल दे। खाकान के अब्बा जो कुर्सी पे गिर से गए थे, खाकान उनके पांव पकड़कर जमीन पे बैठा कह रहा था। इकलौता बेटा जो उनकी उम्मीदों का मरकज था, जिसे उनका बाजू बनना था, उसने उनके दिमाग को मफलूज कर दिया था। खाकान, तुझे जरा हया ना आई थी? तू बहनों वाला है। खाकान से साल भर छोटी बहन तमसीला ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। हम में से कोई ऐसा करती तो तू हमें मार ही डालता गैरत के नाम पे। बता हम तेरे साथ क्या करें? हमें तो मुआशरे ने यह भी हक नहीं दिया कि हम गैरत के नाम पे कत्ल कर सके। खाकान तो जिंदा जमीन में ही गड़ गया। रेशम जो अब तक सहन के बीचों बीच खड़ी थी लरस गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था उसके भाई अगर उसके पीछे आ गए तो। इर्द गिर्द की छतों पे सर उभरने लगे तो खाकान के अब्बा ने बेटे को कमरे में भेज दिया। रेशम की तरफ तो किसी ने देखा ही नहीं। दोनों बहनें माँ के हाथ पांव से हिला रही थीं तो एक बाप को पानी देकर ठंडा कर रही थी। खाकान ही उसका हाथ थामकर अपने कमरे में ले गया और फिर 2 दिन वो उसी कमरे में बंद रही। अगर किसी ने उसे नहीं बुलाया तो वो क्यों खुद को हलकान करती, और इन जैसियों के आगे तो कतन नहीं। रेशम के भाई तो मरने मारने पे उतर आए थे, लेकिन खाकान के अब्बा को बेटा अजीज था। वो रेशम के ताया के पास गए। गो के उसके ताया को भी गुस्सा था, लेकिन भतीजी की जिद और कारनामे से भी वाकिफ थे। कुछ खाकान के घराने से पुरानी दोस्ती थी, मोहल्लेदारी थी। पंचायतें लगीं, कौंसलर बुलवाए गए। घर की बात चौराहों की जीनत बनी। वो नाजो अदा का पैकर रेशम जो बहुत सौ से कोसों दूर लगती थी, अब उसका किस्सा जुबाने ज़द-ए-आम था। लोग खाकान के घर की तरफ देखते और बातों का चस्का लेते। औरतें बहाने बहाने से उनके घर आने की कोशिश करती। खाकान की अम्मा बानो ने दरवाज़ा खोलना ही बंद कर दिया। खैर फैसला ये हुआ कि दोनों आकिल और बालिग थे। वालिदैन को शुरू में ही मान जाना चाहिए था। हल यही है कि वलीमा किया जाए और दोनों घराने इसमें शिरकत करें, एक दूसरे की इज्जत को मजीद न उछालें। लेकिन वलीमे से एक दिन पहले खाकान की छोटी बहन तमसीला के ससुराल वाले मंगनी तोड़कर अंगूठी वापस कर गए। जिस घर का लड़का ऐसा हो वहाँ लड़कियाँ तो फिर अल अमान। उसके साबका ससुराल वाले 100 बातें सुना के गए। शादियाने क्या बजते, वलीमे की क्या तैयारी होती। इस घर पे तो नहुसत ने जैसे डेरे डाल लिए थे। हाय कितना रूप आया है। रेशम खाकान के कमरे में ही बैठी थी। खाकान ही उसके लिए एक सब्ज रंग का काम वाला जोड़ा ले आया। माँ के जेवर पे हक नहीं रहा था और सास उसे हकदार नहीं समझती थी। सो खाकान ने फूलों का जेवर ला के पहना दिया। आखिर दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए, वलीमे की ना सही, मेहंदी की सही।
रेशम ने अपने मेहंदी से आरी हाथों को देखा। कितना शौक था उसे मेहंदी लगाने का। भाइयों की शादियों पे कैसे भर भर मेहंदी लगाई थी, और अपनी शादी, ऐसा तो नहीं सोचा था कि शादी ऐसे होगी। उसे तो शहजादियों की तरह रुखसत होना था। पहली दफा एहसास हुआ कि बहुत गलत हो गया है। 18 साल जिंदगी की पहली और संगीन गलती का इदराक अब हुआ था। हाय, रूप तो देखो, सादगी में भी गजब ढा रही है। रूप को सारी उम्र चाटना थोड़ी होता है। ये देख कैसी सब्ज कदम है। जब से आई है हमारा घर मातम कदा ही बन गया है। चढ़ावे की चादर कितनी ही उम्दा रेशम से क्यों ना तैयार की जाए, सोने के तारों से सजाई जाए, लेकिन जगह तो उसकी कब्र ही होती है ना। बस ये भी वही रेशम है। कैसी पाक बीबियों का घराना था ये, अब तो ऐसे है जैसे कोई मज़ार। ये उसकी सास थी जो आने जाने वालियों के सामने बैन कर रही थी। आज तक किसी ने रेशम को उफ भी नहीं कहा था, और अब जो औरत उसके कमरे में आती कुछ ना कुछ सुना कर ही जाती। बस एक बार अम्मा अब्बा आ जाएं, उनके पैरों में गिर जाऊंगी, वो माफ़ कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रेशम दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी, लेकिन इंतज़ार ही रहा। उसके घर से कोई ना आया। खाना खोल दिया गया तो सब ख़वातीन सहन में चली गईं। उनकी मेज़बानी करने वाला भी कोई ना था। घर की ख़वातीन ने भी खुद को किचन तक महदूद कर लिया था। रेशम फिर से तन्हा हो गई। अब उसे रोना आ रहा था। धुंधली आंखों दरवाजे के पार किसी अपने का गुमान हुआ तो वो दौड़कर दरवाजे के पास आ गई। सरवत बाजी अंदर दाखिल हो रही थी। वो उनसे लिपट गई। कितनी हसरत थी मेरी रेशम कि तू मेरी बहन होती, लेकिन अभी शुक्राने की नफल पढ़ के आ रही हूँ। कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तू मेरी बहन नहीं है। रेशम जो उनके गले लगी थी झटके से पीछे हुई। दुनिया दिखावे को आई हूँ, क्योंकि और कोई तैयार ही नहीं था आने को। ये ले, चाची ने भिजवाए हैं। एक छोटा सा बैग उन्होंने रेशम को थमाया, जिसमें जेवरात, कुछ कपड़े और नकदी थी। और चाचा ने ये पैगाम दिया है, कहते थे रेशम को कहना हमने उस पर फातिहा पढ़ ली है, जैसे वो हमें दफन कर गई है। रेशम, तू वाकई रेशम ही निकली, ऊपर से नरम चमकीली और अंदर से कातिल थूक की पैदावार। जैसे रेशम को बुनते बुनते रेशम का कीड़ा मर जाता है, तूने भी वैसे ही चाचा चाची को मार दिया। अब्बा सही कहते थे, हराम कमाना ऐसा ही है जैसे कोई थूक चाट ले। आज मैंने देख भी लिया कि अब्बा कितना सही कहते थे। ये कह के सरवतबाजी चली गई। 2 घर छोड़कर ताया जी का घर था, लेकिन रेशम की समझ में आ गया कि फासला 2 सदी जितना है। कितना नाज था उसे अपने हुस्न पे, अपने पैसे पे, जिसे कभी गर्म हवा ने भी ना छुआ था। उस पे ज़माने ने उसकी हकीकत फिर वाज़े कर दी। उसके घर वालों ने उसे थूक दिया और ससुराल वाले चाटने पे तैयार ना थे। 1-2 महीने तो यूं ही गुजर गए। ना वो किसी को बुलाती, ना ही कोई उसको बुलाता। खाकान भी नखरे उठा उठा के थकने लगा था। कभी रेशम को समझाता, कभी माँ और बहनों को, लेकिन दोनों तरफ कोई अना की दीवार गिराने को तैयार ना था। फिर उसके अब्बा ने घर का सरबराह होने का हक अदा किया और तीनों बेटियों और बहू के दरमियान कामों की तकसीम कर दी। बहू घर के कामों में रच बस जाती। किसी न किसी बहाने उसे घर की लड़कियों से बातचीत का मौका मिलता तो माहौल बेहतर हो सकता था। लेकिन रेशम के लिए तो ये हुक्म ससुराल के मजालिम की कहानी में पहला बाब साबित हुआ। रेशम के कीड़े की कहानी भी अजब है। तार तार करके वो लुआब अपने गिर्द लपेटता जाता है, यहाँ तक कि खुद को इन रेशमी तारों के कोया में कैद कर लेता है। बस उसकी इतनी ही सकत, इतना ही इख्तियार होता है। इसके आगे की कहानी इस बात पे मुनहसिर है कि वो कोया किसके हाथ लगता है। अगर हाथ हुनरमंद हो तो वो उस कोये को गर्म पानी की गर्माहट से नरम लचकीले रेशम में बदल देंगे। लेकिन अगर हाथ अनाड़ी हो तो वो इस खोल की चमक दमक को ही अजीज जान लेंगे, यहाँ तक कि कीड़ा खुद ही कोया तोड़कर बाहर आ जाए। फिर ना ही रेशम बचता है, ना ही कीड़ा हाथ आता है। रेशम की माँ ने भी उसे ज़माने की गर्म हवाओं से बचा के रखा था। उसे अपनी बेटी की ज़ाहरी चमक दमक ही अजीज़ थी, तभी तो ना वो नर्म और लचकीली बन सकी, ना ही घर की चादर और चार दीवारी में कैद रह सकी। घर के काम एक अजाब था जो उस पर मुसल्लत किया गया था, और उसने तो घर गृहस्थी सीखी ना थी। खुद को चमकाना, लशकाना, दिखाना और दूसरों को तड़पाना ही तो सीखा था। आज खाना बनाने की बारी रेशम की थी। पिछले दिन जो उसने सफाई की थी
उस पे उसकी सास की बुड़बुड़ाहटें कल से जारी थी। इस वक्त उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि काश खाकान की एक बहन से ही दोस्ती कर लेती तो वही मदद को आ जाती। लो अम्मा, देखो तुम्हारी बहू प्याज काट रही है। तमसीला ने मशीन से कपड़े निकालते हुए माँ को आंखों से भाभी की तरफ इशारा करके बताया। हाँ देख रही हूँ, काट नहीं रही, ज़ाया कर रही है। आधा आधा तो कूड़े में फेंक रही है। रिस्क की बर्बादी। रेशम का चेहरा कड़वे प्याज के बाइस आंसुओं से तरबतर था। नाक बह रही थी और हाथ पे एक दो कट भी आ चुके थे। तो आकर खुद काट लो। उसने उनकी बुड़बुड़ाहटें सुनी तो गुस्से से छुरी पट गई। अल्लाह माफ करे, माँ ने दो ही काम सिखाए, या तो जुबान चला लो या फिर मुआशके लड़ा लो, और कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने तंज किया तो रेशम ने गुस्से को दबा लिया। खाकान ने अब तक उसे यही तो समझाया था कि कभी अम्मा अब्बा से बदतमीजी न करना, इसलिए वो उनका लिहाज करके जा तमसीला तू बना ले वरना आज खाना नहीं मिलेगा। रेशम की सास ने जब से बेटियों को घरदारी सिखाई थी खुद यूं ही कभी सहन में कभी बरामदे में तख्त पे बैठी कामों की निगरानी ही करती थी। बस शर्म करो, मुझसे 2 साल छोटी हो, न समझो, लेकिन बड़े होने का लिहाज तो करो। तमसीला बरामदे में किचन के दरवाजे पे आकर बोली। रेशम ने भी तंज से चेहरा झटका। लो माँ, फिर आज अब्बा और खाकान को देख लेने दो इसकी कारकर्दगी। तमसीला सरवत की पक्की दोस्त थी। उसे बचपन से ही इतराती नाक चढ़ाती रेशम जहर लगा करती थी। वो जो मदद के ख्याल से उसके पास आई थी गुस्से में दोबारा पलट गई। रेशम को गलती का एहसास हुआ लेकिन डटी रही। एक आलू मटर का सालन ही तो था, बना लेगी जैसे तैसे करके। लेकिन यही आलू मटर उसके कस बल निकाल गए। दोपहर के खाने में अजीबो गरीब मलकूबा देख कर खाकान का तो जी मत लाने लगा। अबा ने भी 2-1 लुकमों के बाद हाथ रोक लिया। मेरे हाथ जख्मी हो गए, जल भी गए, और आप मुझे बातें सुना रहे हैं। रेशम खाने के बाद से कमरे में बंद थी। खाकान ने इन नर्म हाथों को सहलाना शुरू कर दिया। तुम तफसीला से कह देती, वो मदद करवा देती। बल्कि मैं उसे कह देता हूँ, तुम फिक्र ना करो, वो और समिया तुम्हें कुछ सिखा ही देंगी। नहीं रहने दे, मैं देख लूँगी। वैसे मेरे करने की ज़रूरत तो नहीं, पहले ही वो दोनों सब कुछ तो कर लेती हैं। छोटी भी स्कूल से आके उनकी मदद करा देती है। लेकिन रेशम, मेरा दिल तो करता है ना कि मेरे सब काम तुम करो। मैं ऑफिस से आकर तुम्हें पुकारूं, खाना मांगूं, चाय मांगूं। हाय अल्लाह, फिर नौकरानी ले आते, मेरी क्या ज़रूरत थी। ये ज़रूरत नहीं पगली, मान है मान। खाकान ने उस दिन तो रेशम को बहला लिया, लेकिन आइंदा आने वाले दिन किसी के लिए भी खुशगवार नहीं थे। रूठना मनाना, रोना धोना, लड़ना झगड़ना, बस यही था जो उस घर का मामूल बन गया। सिर्फ 6 महीने में ही सबकी बस हो गई। खाकान अपने गले पड़ा ढोल बजाने पे मजबूर था, वरना रेशम अब उसके दिल से उतरती जा रही थी। आखिर वो कब तक उसके हुस्न को खराज पेश करता। दूसरी तरफ रेशम का भी खुमार उतर गया। इस देवी को भी एक पुजारी चाहिए था जो बस इसे पूछता रहता। परस्तिश करना तो एक तरफ, उसका तो हुस्न ही कमला के रख दिया था। खाकान की जिम्मेदारियों ने, माँ बहनों ने रेशम से नोक झोंक का बदला कुछ यूं लिया कि खाकान के हर काम से हाथ उठा लिया। खाकान की आमदनी महदूद थी जो सारे घर पे खर्च हो जाती। रेशम के लिए कुछ बचता ही नहीं था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिल मारना किसे कहते हैं ये समझ में अब आया था। बाहर वालों की नज़रें तो इसी घर पे टिकी रहती थीं। रोज़ नया मार्का होता और चटपटी खबरें मोहल्ले में वंडी की चीज़ की तरह गर्दिश करती। सुनगुन लेने वाली औरतों का तांता बंधा रहता, और नहीं तो साथ वाले घर की छत पर महफिल जमी रहती कि सहन में कुछ हो तो वो सब बराह रास्त मुलाहिजा करें। खाकान के अब्बा ने ज़िंदगी में इतनी बदनामी का सामना नहीं किया था। जिस घर से बेटी की हंसी की आवाज़ भी बाहर ना जाती थी, अब उस घर की खबरें 7 मोहल्लों तक सुनी जाती थी। खाकान, तूने मेरे सर में खाक डलवा दी। मुझे बता तो, मेरे किस गुनाह की सज़ा है ये। तमसीला का रिश्ता देखने वाले ये कह के चले गए थे कि उन्हें इज्जतदार घराने में रिश्ता करना था। या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, मुझ पे रहम कर, मेरा पर्दा ढक ले। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में, तू रहम कर दे मेरे मौला, तू रहम कर दे। ड्राइंग रूम में ही मौत की दुआ करते करते अब्बा नीचे गिर पड़े। उन पे फालिश का हमला हुआ था। अब्बा की आहो बका 2 दिन रेशम के कानों में गूंजती रही।
خاقان کے ابا کا درد اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ کیا وہ اور خاقان اتنے برے تھے کہ وہ شرفا کے زمرے میں ہی نہیں آتے تھے؟ اس کا دل پسیج گیا۔ ہسپتال سے آنے کے بعد اس نے ابا کو یخنی پلانا چاہی تو تمثیلہ اور سمیہ اس کے بال پکڑ کر اس کے کمرے میں گھسیٹ کے لے گئیں۔ اب کیا ابا کی جان لو گے تمہارا دل نہیں بھرتا یا ابھی بھی ہمارا خون اور پینا ہے؟ ایسا کرو ایک ہی دفعہ ہم سب کو گلوں پہ چھریاں چلا دو، شاید تمہاری پیاس بجھ جائے۔ ریشم نے پہلی بار چپ چاپ سب سن لیا۔ اس کی ذہنی روح اپنے ماں باپ کے گھر جا بھٹکی۔ کیا اس کے ابا بھی اسی حال میں ہوں گے؟ ان پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ شادی سے اب تک ان سے خفا رہی تھی، اب اس کا دل اس خیال سے پھٹنے لگا کہ خدا نہ خواستہ اس کے اماں باپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ اسی عالم میں گھر سے نکل بھاگی۔ اب وہ تیسرے گھر کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ راہگیر رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کھڑکیاں کھل گئیں۔ جس گھڑی کا انتظار سب محلے والوں کو تھا کہ آخر کب ریشم کو اس گھر سے دھکے مار کے نکالا جائے گا، وہ شاید آ گئی تھی۔ تایا کا چھوٹا بیٹا جو دروازے کے پار کھڑا تھا کہ ماں کا حکم تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا، اس نے ایک بار پھر ماں کی طرف دیکھا۔ ریشم دروازہ پیٹ رہی تھی اور ایسے پیٹ رہی تھی کہ یا تو دروازہ توڑ دے گی یا پھر یہیں مر جائے گی۔ تائی غضبناک ہوتی ہوئی آئی، دروازہ کھول کے ریشم کو اندر گھسیٹا، دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا۔ ریشم نیچے جا گری۔ وہاں سے بھاگ کر آ رہی ہے یا انہوں نے نکال دیا؟ اس وقت ریشم کا بھی دل کیا کہ اپنے سسر کی طرح آہو بکا کرے اور رحم مانگ لے۔ بتا، کیا گل کھلا دیا تو نے جو انہوں نے نکال دیا؟ مجھے کسی نے نہیں نکالا، بس یہ بتا دیں کہ اماں ابا کیسے ہیں یا میری بات کروا دیں اماں سے۔ زمین پہ بیٹھی ہاتھ جوڑ کے منت کرتی ریشم، وہ ریشم نہیں رہی تھی جسے تائی جانتی تھی۔ اماں، تائی کے بیٹے سے ریشم باجی کا حال دیکھا نہ گیا۔ دل تو تائی کا بھی پسیج گیا۔ شروع کے 2 مہینوں کے بعد سے تو خاقان کے ساتھ بھی آتے جاتے نہیں دیکھا تھا اسے کسی نے۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ ساس نے منع کیا ہے اسے باہر آنے جانے سے۔ 6-7 مہینوں میں ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ حسن کو جیسے گرہن لگ گیا تھا۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑا اور اندر لے گئیں۔ تائی، بس اماں ابا سے بات کروا دے، میں واپس چلی جاؤں گی، مجھے بس بسے آ رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں کی بس آواز سنوا دے، میں بات بھی نہیں کروں گی، بس آواز سن لوں گی۔ تائی کے دل میں بڑی کدورت تھی ریشم کے لیے، اس کی ماں کے لیے، لیکن اس لمحے ان کا دل بدل گیا۔ وہ تائی سے ماں بن گئی۔ انہوں نے اسے زور سے خود سے بھینچ لیا۔ بس کر جا ریشم، بس کر جا، بھول جا انہیں۔ دروازہ پھر دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ دروازہ کھلنے پہ خاقان جن تیوریوں سے اندر داخل ہوا، تائی بہت کچھ سمجھ گئی۔ ریشم، گھر جا اور زبان مت چلانا خاقان سے، خبردار جو آگے سے ایک لفظ بھی کہا، میں کل ملنے آؤں گی تجھ سے۔ ان کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی، خاقان اسے بازو سے پکڑ کر لے گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور ریشم کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ میری اجازت کے بغیر آئندہ تم اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ ریشم گال پہ ہاتھ رکھے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک یہی تو آسرا تھا کہ خاقان میرا ہے، میرے ساتھ ہے۔ اب وہ تنکا سا آسرا بھی پاس نہ رہا تو وہ ڈوبنے لگی۔ اس کا دل بند ہونے لگا، ناک میں جیسے ڈھیر سا پانی چلا گیا، چہرہ جو تربتر تھا آنسوؤں سے۔ تائی نے کہا تھا زبان نہ چلانا، وہ تو کسی قابل ہی نہیں تھی۔ ڈیوٹی میں کھڑی ریشم کو دیکھ کر برآمدے میں کھڑی تمثیلہ کے دل میں سکون اتر گیا، کیونکہ سزا اس نے بھی بھگتی تھی، خاقان کی بہن ہونے کی۔ خاقان کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ گرم کھولتا ہوا پانی تھا جو ریشم پہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن اس کا بدن نہیں جل رہا تھا، تب بھی سے وہ پگھلنے لگی۔ آگ کہیں نہیں تھی، بس پانی تھا جس کا کنارہ کہیں نہیں تھا۔ ایک گرم آبشار اسے موم کی طرح پگھلا رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس پانی گرنے کی آواز تھی۔ قطرہ قطرہ وہ پانی کا حصہ بننے لگی کہ کسی نے اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں پکڑ لی۔ دہشت سے وہ چیخنے ہی والی تھی کہ مانوس آواز اس کی سماعت کا حصہ بنی۔ بس ریشم، یہ ضروری ہے، بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لے، گھبرا نہ میری بچی، میں ہوں تیرے ساتھ۔